नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। कहते हैं कि सिविल न्यायालय की केस दादा लड़ता है और पोता उसका रिजल्ट पाता है। न्याय व्यवस्था में देरी जो मूल मकसद होता है केस का वो खत्म कर देती है। और जब न्याय व्यवस्था के अंदर ऐसे केस आए, एक आम आदमी तो खैर भुगतता रहता है, उसकी तो कौन परवाह करता है, मगर जब राजघराने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं। राजघरानों के जो प्रॉपर्टी विवाद है वो हमारे पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं और अलग अलग जगह पे हो, अलग अलग तरीके से हो। नामी गिरामी वकील उनमें लड़ते हैं, उनका रिजल्ट लाने में उनको भी बरसों लग जाते हैं। क्या इम्पैक्ट होता है इन राजघरानों के जो सिविल मुकदमे हैं उनका। और ऐसा ही एक मुकदमा उदयपुर में भी चला और अभी भी वो विचाराधीन है हाई कोर्ट के लेवल पर। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ राजघराने की। मेवाड़ राजघराना अपने आप में एक प्रतिष्ठित राजघराना है और उसका एक बहुत लंबा इतिहास है। उस मुकदमे के अंदर मैंने मेवाड़ घराने के जो उत्तराधिकारी हैं उनको लड़ते हुए न्यायालय में खड़े होते हुए देखा। उसमें से नामी वकील दिल्ली से आते थे, वो अरविंद सिंह जी की तरफ से होते थे। महेंद्र सिंह जी की तरफ से मेरे साथ वकील साहब हैं नरेंद्र जी कशवा। कशवा साहब आपका हमारे इसमें स्वागत है। और एक और वकील थे जो उनकी सिस्टर योगेश्वरी देवी की तरफ से थे, भूपेंद्र जी को। उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आज क्योंकि मूल मुकदमा जो शुरू हुआ था उसमें महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी का मामला था। क्या मामला था, किस तरह से वो आगे बढ़ा और आज उसकी क्या स्थिति है, वो हम जाते हैं एडवोकेट नरेंद्र जी कछावा से। वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने महेंद्र सिंह जी के पक्ष में ये जीता और आज हाईकोर्ट में। कछावा साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर क्या स्थिति है राजघराने की इसकी। देखिए सर, बेसिकली ये जो दावा है ये महाराणा महेंद्र सिंह जी जो आज की तारीख में तो दुनिया में नहीं रहे हैं, वो लेट हिज हाइनेस महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने अपने लाइफ टाइम में 1983 में अप्रैल 1983 में एक पार्टीशन सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उदयपुर में फाइल किया था। और वो जो सूट था, उनके फादर जब अलाइव थे, लेट महाराणा भगवत सिंह जी, उस समय उन्होंने फाइल किया था। तो मूल रूप से पार्टीशन सूट में उनके फादर लेट महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़, उनकी मदर श्रीमती सुशीला गोहिल और उनकी ग्रैंड मदर वीरत कंवर और हिमसेल्फ डिफेंड नंबर 4 के रूप में अरविंद सिंह जी, ये चारों जने डिफेंडेंट के रूप में पार्टी थे और महेंद्र सिंह जी ने वो पार्टीशन सूट फाइल किया। लेटेस्ट स्टेज पे जाकर लगभग 2020 में जाकर इतने वर्षों बाद, 37-38 सालों बाद, 2020 में 30 जून 2020 में ऑनरेबल कोर्ट एडीजे नंबर 2 उदयपुर ने इस फैसले को, जो एक ऐतिहासिक फैसला है, राजस्थान की सिविल कोर्ट्स का सबसे बड़ा फैसला, 575 पेजेस का, और उस फैसले में पार्टीशन सूट को डिक्री किया और डिक्री करके महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के पक्ष में वो फैसला आया। एक ऐतिहासिक फैसला भी था जो मतलब हर वर्ग के व्यक्ति के लिए था, क्योंकि उसका रीजन ये है कि न्याय व्यवस्था में लोग देखते हैं कि न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, और महेंद्र सिंह जी मेवाड़ इस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि उनकी सोच कानून व्यवस्था में पूरी थी और वो जानते थे कि एक न एक दिन कानून व्यवस्था में मुझे न्याय मिलेगा। और 2020 में एक लंबी लड़ाई के बाद महेंद्र सिंह जी को उसमें जीत हासिल हुई और पार्टीशन किया गया। 1/4 शेयर सभी का दिया गया। 3 पार्टीज को उसमें एक्चुअल में 4 पार्टीज को 1/4 शेयर किया कोर्ट ने। एक शेयर लेट महाराणा भगवत सिंह जी जो उनके फादर थे, उनका भी शेयर उन्होंने उसमें दिया। और ये बेसिकली इसलिए दिया गया कि महेंद्र सिंह जी को
कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, जो उनके लाइफ टाइम में भगवत सिंह जी ने सेल कर दी थी, एलिनेट कर दी थी, फर्दर ट्रांसफर कर दी थी। तो उन ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के अंदर उनका भी जो शेयर बनता है, तो वो सेल प्रोसीड के लिए उन्होंने डिमांड करी थी कि वो सेल प्रोसीड मुझे दिलाया जाए। तो कोर्ट ने 1/4 शेयर भगवत सिंह जी का इसलिए तय किया कि महेंद्र सिंह जी को वो सेल प्रोसीड और जो भी उनका जो हिस्सा बनता है वो उनको पहले उसमें से दिया जाए, और अगर कोई हिस्सा बचता है भगवत सिंह जी का तो वो विल के हिसाब से जाएगा। तो बेसिकली पार्टीशन सूट था और उसमें 1/4 शेयर सबका तय किया गया। जी सर, जो जो मुद्दा ये आता है कि सर 1947 में देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, उससे पहले मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे था। मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो एग्रीमेंट सरकार का और जो राजघरानों का हुआ था उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पहले फिक्स कर दी गई थी एज पर मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको लेकर क्या स्थितियां रही, उसको लेकर के क्या? देखिए सर, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको यहाँ पे। ये एक्चुअल में 1948 में मर्जर हुआ था। जितनी भी रियासतें थी, हाँ वो मर्जर तो बाद में हुआ था, पर 47 तक तो लेट महाराणा भोपाल सिंह जी मेवाड़, ही वॉज ए फाउंटेन हेड। सारे लॉज उनके अंदर थे, वो जो ऑर्डर पास करते थे वो फाइनल। 48 में मर्जर से पहले आपका जो कहना है कि मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन था, मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब मतलब जो बुकलेट है वो बीएल गुप्ता साहब एडवोकेट है, जी, मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्न होता था। लेकिन बेसिकली ये है क्योंकि राजतंत्र था, राजा की आज्ञा सबसे फाइनल होती थी, तो महाराणा भोपाल सिंह जी जो जिस प्रकार से आज्ञा पारित करते थे, जो आदेश पारित करते थे, वो फाइनल होते थे। लेकिन एक काम करने के लिए कि किसी प्रकार से मेवाड़ का काम कैसे चलेगा, इसको लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेटर स्टेज में जाकर जब 48 में मर्जर की पोजीशन आई और मेवाड़ रियासत को राजस्थान में विलय करने के लिए कहा गया कि राजस्थान बनाया जाएगा, पूरा भारत संघ में आपको विलय होना है, तो महाराणा भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने ही अग्रणी रूप में रहकर सभी रियासतों को अपनी ओर सम्मिलित किया। उस समय एक पॉइंट ये आया था कि साहब, आपको जो संपत्ति आप अपने पास रिटेन करना चाहते हैं निजी संपत्ति के रूप में, वो संपत्ति की एक सूची बना के दीजिए। आप ये संपत्ति हम अपने पास रखना चाहते हैं और इन संपत्तियों को हम सरकार को देने को तैयार। तो उस समय कॉवेनेंट साइन हुआ था और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट को दे दी गई थी, और कुछ एक प्रॉपर्टीज जो हैं वो महाराणा भोपाल सिंह जी ने अपने पास रखी, जो उनके निजी हाथों में थी, और वो उनके लाइफ टाइम तक उनके पास रही। और 55 में उनकी डिमाइस हुई और 1948 में मर्जर और 50 में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद स्वयं भोपाल सिंह जी ने बात कही और स्वीकार करी कि साहब, मैं भी एक आम सामान्य व्यक्ति हूँ, भारत देश का नागरिक हूँ, अब मैं वो राजा की स्थिति में नहीं रहा हूँ। और बेसिकली हमने जो सूट फाइल किया और सूट लड़े, उस सूट में भी हमारा ये कहना था कि ये एक सक्सेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी जाएगी, न कि रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। जैसा कि डिफेंडेंट का जो प्ली थी वो रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर पे था कि हमारा केस रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर से गवर्न होगा, लेकिन हमने जो प्राइमोजेनेचर क्या है? रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर वैसे बेसिकली एक इंग्लैंड की प्रथा है, एक कस्टम है, और उसमें जो सिस्टम दे रखा वो ये है कि फर्स्ट बोर्न बेबी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पहली जैविक सत्ता, हाँ, वो अपने फादर के बाद जो भी रूलर रहेगा, रूलर के बाद वो फर्स्ट बोर्न बेबी जो है वो आगे रूल करेगा। उसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर इंडिया में इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया कि फर्स्ट बोर्न मेल चाइल्ड, फीमेल को ओवरराइड करते हुए मेल को प्रेफरेंस दी गई। जैसे आप अगर, क्योंकि राजशाही में मेल बैठता है, जैसा कि आप लोग अभी देखते हैं क्वीन विक्टोरिया और जो इंग्लैंड में जो अपन क्वीन की बात करते हैं, वहां तो आज भी वही चल रहा है। तो वहां जो भी फर्स्ट बेबी जन्म लेता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसी को वहां पे राजा बनाया गया। लेकिन यहाँ पर उसको इस रूप में इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया कि साहब, क्योंकि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो उत्तराधिकार से नहीं, रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर से उसका राइट बनेगा, सबसे बड़ा बेटा जो होगा वही राजा बनेगा। और ये ही प्ली लेकर
महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ में अपना जवाब दावा फाइल किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब मैं क्योंकि महाराणा भोपाल सिंह जी का एकमात्र सन हूं, क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे, क्योंकि वो नेचुरल सन तो थे नहीं, उनके अडॉप्टेड सन थे और एकमात्र सन होने की वजह से उन्होंने ये बात कही कि चाहे आप रूल ऑफ प्राइमरी से कहें या फर्स्ट या सेकंड की तो बात हो ही नहीं सकती, तो मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ और रूल ऑफ प्राइमरी जनरेशन में राजा बना हूँ और उसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज जो उनकी हैं उनको मैंने राजा की हैसियत से गद्दी और गद्दी के साथ सारी संपत्ति को मैंने इनहेरिएट किया है, इसलिए मैं उस प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल राइट्स रखता हूँ, वो मेरी एक तरीके से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और मैं उस प्रॉपर्टी को चाहो जैसे आगे डील विद कर सकता हूँ। इसी को लेकर उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक 83 में एक विल बनाई थी और 84 में उनकी डिमाइस हो गई। तो इस बिंदुओं पे उनका लड़ना था और हम लोग जो लड़े बेसिकली वो सक्सेशन से लड़े कि साहब इसमें सभी का बराबर राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी का नेचर एंसिस्टर प्रॉपर्टी है, क्योंकि एंसिस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो एक 3 से 4 डिग्री तक, बिल्कुल 3 से 4 डिग्री तक जो रेगुलरली चलती है और वो प्रॉपर्टी हमेशा एंसिस्टर प्रॉपर्टी नेचर होती है। और हमने कहा भगवत सिंह जी ने कोई प्रॉपर्टी अपनी अर्न नहीं की है, ये प्रॉपर्टी उनके पास उनके फादर से आई है और गोपाल सिंह जी को भी उनके फादर से मिली। तो इस कंडीशन से अल्टीमेटली कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि एंसिस्टर प्रॉपर्टी मानते हमेशा रहा है। और उस जुड़ाव की हैसियत से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह जी उस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि लोगों का उनके प्रति इतना सम्मान था, प्रेम था, स्नेह था, उस नजरिए को देखते हुए उन्होंने उनको उस पदवी तक बनाए रखा और उस सम्मान को उन्होंने हमेशा दर्शाया। महेंद्र सिंह जी ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ हूं, उनका ये कहना नहीं था कभी, और उन्होंने यही कहा और ऑन रिकॉर्डेड उनके अगर बयान भी अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि साहब लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से कहते हैं, लोग मुझे सम्मान देते हैं और वो अगर कहते हैं कि आप महाराणा साहब हो तो वो है। उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा राजघराने का वो हूँ, लोकतंत्र की हमेशा सम्मान किया उन्होंने, हमेशा कानून का हमेशा सम्मान किया, कभी भी अपने आप को उस नजरिए से उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता उनको कभी रही नहीं। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि साहब ये जो विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हुआ आज के परिप्रेक्ष्य में ये उचित नहीं है, राजतंत्र नहीं है या राजतंत्र की परिपाटी अब नहीं रही है। तो मेरा ये कहना है साहब कि जो सामंत प्रथा वाली बात आपने कही, पहले तो मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ आपको। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास की जानकारी हो तो महाराणा उदय सिंह जी के बाद महाराणा प्रताप का नाम आता है, जो लगभग सभी जानते हैं। अगर आज आपका ये चैनल के माध्यम से बता चुके हैं, कहीं पर भी आप जाएंगे तो हर जगह ये बात उठेगी, महाराणा प्रताप को हर व्यक्ति जानता है। क्योंकि मेवाड़ का जो परिचय है ना, उसमें महाराणा प्रताप को का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब उदय सिंह जी की डिमाइस हुई थी 1572 में, उनकी डिमाइस के बाद में महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो उन्होंने अपने एक प्रिय रानी की वजह से अपने पुत्र जगमाल को राजा बना दिया, तो उनको गद्दी पे बिठा दिया। तो सामंत लोगों ने उनको हाथ पकड़ के वहां से उठाया और हटाया कि साहब आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका यहाँ पर कोई राइट नहीं बनता, क्योंकि जगमाल बहुत नीचे की श्रेणी में उनके पुत्र थे। जी। सबसे बड़े पुत्र महाराणा प्रताप थे, लेकिन वो तो सबसे नीचे की श्रेणी में थे, तो उनका अधिकार बनता है, इसलिए आपको इस गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं। और आप दूसरा प्रश्न ये सर, आप यहाँ पर इसको इंटरकनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे साहब इसका मतलब आप रूल ऑफ प्राइमरी नेचर की बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप थे। तो यहाँ पर मुद्दा ये सर, सबसे ज्यादा लायक पुत्र वो थे। पहले के इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो सामंत लोग उन्हें राजा बनाते थे जो उस गद्दी के योग्य होता है, उस गद्दी पे बैठ के मेवाड़ को चला पाए। बेसिकली तीसरी बात आपकी जो थी कि सलुम्बा राव साहब के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा, वो उसका रीजन भी आप महाराज साहब भिंडर महाराज साहब से अगर आपने जानकारी ली होगी तो अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जो गद्दी है, ये गद्दी बेसिकली सलुम्बर वालों की ही रही है मेवाड़। एलिसेंट टाइम में, पुराने समय में राव चूड़ा करके, जो अपभ्रंश होते होते चूड़ा का चुंडा हो गया, तो जिनको चूड़ा को चूड़ा जो है वो राजस्थान के भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चूड़ा के जो पिता थे उनका विवाह संबंध जो हुआ था
तो विवाह संबंध की स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई कि पुत्र के लिए विवाह की बात चली, लेकिन पिता को कहीं ऐसा कंफ्यूजन रहा, तो पिता ने उसके लिए, फिर तो पुत्र ने कहा नहीं, पिता अगर चाहते हैं तो उनकी शादी उनसे करे ही जावे, लेकिन उनके विवाह के रूप में कंडीशन डाल दी गई, जो आपने भीष्म पितामह के बारे में सुना है वही कंडीशन की, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारी पुत्री का विवाह तो कर देंगे, लेकिन कल फ्यूचर में जाकर मेरी पुत्री के साथ जो भी पुत्र या पुत्री का जन्म होगा आगे, उनका तो कोई यहाँ पर महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि चूड़ा ऑलरेडी यहाँ पर है और चूड़ा ही राजा बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा था, और वो इस चीज को जब भाप गए चूड़ा, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि साहब मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान होने का प्रश्न ही नहीं है और मुझे इसका उत्तराधिकारी नहीं बनना है। मेरे पिता जिनसे विवाह कर रहे हैं उनसे जो भी संतान उत्पन्न होगी वही इस मेवाड़ की राजा होगी। और उन्होंने अपना जो पद, अपना उत्तराधिकार या अपना जो अधिकार था वो वहां त्याग दिया। लेकिन अब मैं इतिहास की बात ज्यादा नहीं करूँ, आगे जाकर इतिहास में बहुत बदलाव हुआ, चूड़ा को वहां से छोड़ के वापस आना पड़ा, और वापस आने के बाद उन्होंने सारा मेवाड़ को संभाला, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने कभी भी नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं इस मेवाड़ की हमेशा सेवा करूंगा, लेकिन मैं खुद कभी राजा नहीं बनूंगा। तो उस परंपरा का निर्वहन ये है कि चूड़ा ने अपना राइट वेव किया, लेकिन उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आज भी ये परंपरा चल रही है कि मेवाड़ की गद्दी पर जो भी विराजित होता है उसका राज तिलक हमेशा सलूम्बर वाले, जो चूड़ा बाद में चुंडावत होके, और वही परिवार जो चला आ रहा है वो करते आ रहे हैं। और दूसरा, इसका प्रमाण की बात करें अगर अपन, तो प्रमाण मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि जब महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, जो बेसिकली